नमस्कार। सोशल साइंस ट्यूटोरियल्स पर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक हमारी आगे आने वाली वीडियोस पहुंच सकें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबा दीजिए। जैसा कि आप जानते हैं, हम एनसीईआरटी की क्लास 12th की सोशियोलॉजी की पुस्तक से पाठ 2 को पढ़ रहे हैं। उसी संबंध में आज हम जनसांख्यिकी की सामान्य संकल्पनाएं एवं संकेतकों के बारे में जानेंगे। जनसांख्यिकी की सामान्य संकल्पनाएं दर या अनुपात के रूप में अभिव्यक्त की जाती हैं। जब भी हम दर या अनुपात निकालते हैं तो उसके अंतर्गत दो संख्याएं शामिल होती हैं। इन दोनों में से पहली संख्या वो खास आंकड़ा होता है जिसके संदर्भ में हमें दर निकालनी होती है और यह आंकड़ा किसी विशिष्ट भौगोलिक प्रशासनिक इकाई से इकट्ठा किया जाता है, जबकि दूसरी संख्या है वो तुलना के लिए मानक का काम देती है। जनसांख्यिकी के अंतर्गत जन्म दर एक ऐसा आंकड़ा है जो किसी भी क्षेत्र विशेष में एक निर्धारित अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों की जनसंख्या के पीछे जीवित पैदा हुए बच्चों की संख्या को दर्शाता है। यानी यह निर्धारित अवधि 1 साल हो सकती है, 10 साल हो सकती है, 20 साल हो सकती है। तो जन्म दर का निर्धारण उस निश्चित या निर्धारित अवधि में 1000 की जनसंख्या के पीछे जितने भी पैदा हुए बच्चे हैं उनमें से जो जीवित बच्चों की संख्या होती है उसके आधार पर निकाली जाती है। ऐसे ही मृत्यु दर ऐसा आंकड़ा होता है जो किसी भी क्षेत्र विशेष में एक निर्धारित अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों की संख्या के पीछे हुए मृत्यु की संख्याओं को अभिव्यक्त करती है। जब हमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों पता होती हैं तो उससे हम जनसंख्या की वृद्धि दर, जिसे प्राकृतिक वृद्धि दर भी कह सकते हैं या जनसंख्या समवृद्धि दर कह सकते हैं, तो वह निकाली जा सकती है। क्योंकि प्राकृतिक वृद्धि दर जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर होता है। भारत के संदर्भ में देखें तो जन्म और मृत्यु के पंजीकरण से ही हमें जन्म और मृत्यु के आंकड़े प्राप्त होते हैं, जिसके द्वारा जनसंख्या में जन्म दर और मृत्यु दर ज्ञात की जाती हैं। साथ ही साथ हर 10 साल में भारत में जनगणना होती है, जिसके आधार पर ये जो आंकड़े हैं इन आंकड़ों को दोबारा से देखा जाता है। जनसांख्यिकी के अंतर्गत एक अन्य दर प्रतिस्थापन दर है। प्रतिस्थापन का अर्थ होता है किसी एक वस्तु की जगह दूसरी वस्तु को रख देना। जनसंख्या के संदर्भ में प्रतिस्थापन एक ऐसी अवस्था होती है जहां जितने लोग मरते हैं उनका खाली स्थान भरने के लिए उतने ही नए बच्चे पैदा हो जाते हैं। इस प्रकार एक तरह से यह भी जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर ही होता है। जब यह अंतर शून्य या व्यवहारिक रूप से बहुत कम नगण्य होता है तब हम कह सकते हैं कि उस समाज विशेष की जनसंख्या स्थिर हो गई है, ना वो घटी है ना वो बढ़ी है। कभी कभी कुछ समाजों में यह समवृद्धि ऋणात्मक हो सकती है, यानी जनसंख्या कम भी हो सकती है। इसका तात्पर्य होता है कि उनके यहाँ प्रजनन शक्ति स्तर प्रतिस्थापन दर से नीचे होता है। आज के समय में हम देखें तो जापान, रूस, इटली और पूर्वी यूरोप के कई ऐसे देश हैं जहां पर ऋणात्मक समवृद्धि की स्थिति है, जबकि दूसरी ओर कुछ समाजों में जनसंख्या वृद्धि दर बहुत ऊंची है, विशेष रूप से उस स्थिति में जब वे जनसांख्यिकी संक्रमण के चरण से गुजर रहे हों। इस चरण में इन देशों में जनसंख्या विस्फोट की स्थिति होती है, जिसमें जन्म दर बहुत अधिक ऊंची होती है। यदि हम भारत के संदर्भ में देखें तो भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह के रुझान दिखाई देते हैं। जैसे केरल की कुल प्रजनन दर वास्तव में जो प्रतिस्थापन दर भारत की है उससे नीचे है, जबकि हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और महाराष्ट्र की जो प्रजनन दरें हैं वे पूर्ण भारत के प्रतिस्थापन दर के बराबर हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश ऐसे राज्य हैं जो प्रतिस्थापन दर से
ऊपर है, यानी बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश ऐसे राज्य हैं जहाँ पर जन्म दर काफ़ी ऊंची है, जिसके चलते उनका प्रतिस्थापन स्तर जो है वो भी काफ़ी ऊंचा है। राज्यों में प्रतिस्थापन दरों और प्रजनन दरों के बीच ये जो अंतर है, यह अंतर कहीं ना कहीं उनमें शिक्षा के स्तर और जागरूकता के स्तर के कारण होता है, ये उससे प्रभावित होता है। जनसांख्यिकी के अंतर्गत एक अन्य दर को अगर हम देखें तो वो है प्रजनन दर। इसका अर्थ होता है बच्चे पैदा कर सकने की आयु, जो सामान्यतः महिलाओं में 15 वर्ष से लेकर 49 वर्ष तक मानी गई है। इस आयु वर्ग वाली 1000 स्त्रियों की इकाई के पीछे जीवित जन्मे बच्चों की संख्या प्रजनन दर कहलाती है। वहीं शिशु मृत्यु दर, शिशु जो कि 1 साल तक के बच्चे को कहा जाता है, शिशु मृत्यु दर उन बच्चों की मृत्यु दर को दर्शाती है जो जीवित पैदा हुए 1000 बच्चों में से 1 वर्ष की आयु प्राप्त होने से पहले ही मौत के मुंह में चले जाते हैं। मातृ मृत्यु दर उन स्त्रियों की सूचक है, उन स्त्रियों की संख्या की सूचक है जो जीवित प्रसूति के 1000 मामलों में अपने बच्चे को जन्म देते समय स्वयं मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं। इस प्रकार ये जो बहुत सारी जो दरें हैं, ये दर समाज की अन्य जो क्षेत्र हैं उनके बारे में कई चीज़ें हमें दर्शाती हैं। खासकर ये समाज के पिछड़ेपन और उसकी गरीबी की सूचक होती हैं। जैसे जैसे समाज में विकास होता जाता है तो ये दरें, ये मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर तेजी से घटने लगती हैं। क्योंकि जब समाज विकास के पथ पर अग्रसित होता है तो चिकित्सा सुविधाएं और शिक्षा तथा जागरूकता इनमें वृद्धि होती है, जिसके चलते शिशुओं की मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर दोनों ही कम हो जाती हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण जो संकल्पना है वह है स्त्री पुरुष अनुपात। स्त्री पुरुष अनुपात या जेंडर रेशो यह बताता है कि किसी क्षेत्र विशेष में एक निश्चित अवधि के दौरान 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की क्या संख्या है। यहाँ 2-3 इंटरेस्टिंग पॉइंट है। पहला इंटरेस्टिंग पॉइंट ये बात करता है कि ऐतिहासिक तौर पर संपूर्ण विश्व में अगर हम जनसंख्या को देखें और बहुत लंबे समय से देखें तो यह पाया गया है कि अधिकांश देशों में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की अपेक्षा थोड़ी अधिक होती है। भारतीय समाज में ऐसा सुनना थोड़ा अजीब हमें लग सकता है। क्यों? क्योंकि भारतीय समाज में ऐतिहासिक तौर पर ही महिलाओं की संख्या हमेशा पुरुषों की संख्या से कम रही है। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जब अगर हमें लग रहा है कि महिलाओं की संख्या अगर पुरुषों से ज़्यादा होता है तो इसका मतलब ये होगा कि ज़रूर महिलाएं ज़्यादा पैदा होती होंगी, लड़कियां ज़्यादा पैदा होती हैं, इसलिए लड़कियों की संख्या ज़्यादा पाई जाती है। पर इसके विपरीत नेचुरल तौर पर, कुदरती तौर पर मादा बच्चों की तुलना में नर बच्चे ज़्यादा पैदा होते हैं। यानी अगर 1000 बच्चे लड़के पैदा होते हैं तो 943 से 952 तक ही लड़कियां पैदा होती हैं। तो अब ये कैसे हो सकता है कि पैदाइश तो कम होती है लड़कियों की, लेकिन फिर संपूर्ण विश्व की जो भी जनसंख्या है उस जनसंख्या में उनकी संख्या ज़्यादा कैसे हो सकती है। तो क्वेश्चन यही उठता है कि क्या स्त्री पुरुष अनुपात स्त्रियों के पक्ष में कैसे है। इसके 2 मुख्य कारण हो सकते हैं। पहला कारण है और प्राकृतिक कारण ही है कि शैशवावस्था के दौरान बालिका शिशु में बालक शिशुओं की अपेक्षा रोग के प्रति प्रतिरोध की क्षमता, इम्यूनिटी पावर की क्षमता अधिक होती है। यानी प्राकृतिक तौर पर शिशु मृत्यु दर लड़कों में ज़्यादा पाई जाती है, लड़कियों में कम पाई जाती है। क्यों? क्योंकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। तो प्रकृति एक तरह से, चाहे बेशक से लड़कियां ज़्यादा पैदा नहीं होती, लेकिन उनकी जो सर्वाइवल का जो रेट है वो लड़कों की अपेक्षा ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं हमें दिखता है कि यहाँ पे प्रकृति अपने संतुलन का काम कर देती है। तो जब ये संतुलन यहाँ बराबर हो ही जाता है तो स्त्रियों की संख्या ज़्यादा कैसे है, इसका उत्तर हमें कुछ थोड़ा सा सेकेंड पॉइंट से मिलता है, जिसके अनुसार जीवन चक्र के दूसरे सिरे पर अधिकांश समाज में स्त्रियां पुरुषों की तुलना में अधिक वर्षों तक जीवित रहती हैं। इसलिए किसी भी जनसंख्या में बूढ़ी स्त्रियों की संख्या बूढ़े पुरुषों से अधिक हो जाती है।
तो ओवरऑल मिला के फिर महिलाओं की जो संख्या है वो पुरुषों की संख्या से ज़्यादा है, वैश्विक तौर पर ज़्यादा है। लेकिन अगर हम ये देखें कि कितनी ज़्यादा है, तो वो उसमें भी ये दिखता है कि पूरे विश्व की जो जनसंख्या है उसमें 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या 1050 के आसपास है। लेकिन चीन, दक्षिण कोरिया और विशेषतः भारत और भारत के आसपास के पड़ोसी देश कुछ ऐसे हैं जिनमें स्त्री पुरुष का जो अनुपात है वो लगातार घटता जा रहा है, या यहाँ पर स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या की अपेक्षा कम पाई जाती है, जिसके कारण सामाजिक कारण हो सकते हैं, जहाँ पुरुषों को अधिक महत्व दिया जाता है, बेटे को अधिक मान्यता सन प्रेफरेंस होती है, या फिर बालिका शिशु की उपेक्षा की जाती है। इसके ऊपर हम और ज़्यादा डिस्कशन करेंगे जब हम भारत के डाटा के बारे में बात करेंगे। भारत के अंदर जो स्त्री और पुरुष अनुपात है उस पर जब हम डिस्कशन करेंगे तो हम इसके पॉइंट्स पर और ज़्यादा डिस्कशन करेंगे। बट मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि समाज के अंदर जब स्त्रियों को अधिक महत्व नहीं दिया जाता और पुरुषों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, तो ऐसे समाज में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या की अपेक्षा हमेशा कम मिलेगी। इससे नेक्स्ट जो संकल्पना है वो है जनसंख्या की आयु संरचना। जनसंख्या की आयु संरचना से तात्पर्य होता है कि कुल जनसंख्या के विभिन्न आयु वर्गों में व्यक्तियों का अनुपात क्या है। जैसे हम जनसंख्या को अलग अलग आयु वर्गों में बांट लेते हैं, जैसे 0 से 6 आयु वर्ग, 15 से 64 आयु वर्ग, 64 से अधिक आयु वर्ग। तो इस तरह से अलग अलग आयु वर्गों में जनसंख्या को बांटने से हमें जनसंख्या की क्या विशेषताएं हैं वो समझ आती हैं, और वो विशेषताएं फिर हमें अलग तरह के आर्थिक सामाजिक जो नीतियां हैं उनको बनाने में मदद करती है। आयु संरचना विकास के स्तरों और आयु संभावितता आंकड़ों से प्रभावित होती है और उसके अनुसार वो चेंज होती है। विकास के स्तर कैसे कैसे हम डेवलप हो रहे हैं, और औसत आयु संभाविता से तात्पर्य होता है कि लोग कितने सालों तक औसतन जीते हैं। शुरुआत में अगर हम देखें तो निम्न स्तर की चिकित्सा सुविधाएं थी, रोगों के प्रकोप थे और अन्य कई कारण होते थे जिसके चलते लोग ज़्यादा लंबे समय तक जीते नहीं थे, तो उनकी जीवन अवधि कम होती थी। उसके साथ साथ में क्योंकि हमारे पास हेल्थ से संबंधित भी चीज़ें नहीं हैं, उस तरह की फैसिलिटीज़ ना होने से शिशु और मातृ मृत्यु दर की भी जो दरें थी वो ज़्यादा थी। लेकिन विकास के साथ साथ जीवन स्तर में सुधार होता जाता है और उसके कारण आयु की जो संभाविता है वो बढ़ती जाती है, जिससे आयु संरचना में परिवर्तन आता है। इस परिवर्तन पर हम आगे आने वाले वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन दबा दीजिए। चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।